जिन दो अतिथियों को आप लगातार मेरे पॉडकास्ट में सुनते रहे हैं, रील्स में देखते रहे हैं, वो दोनों अतिथि एक साथ आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। आशुतोष सर और नीलेश सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आज का जो समय है और उस समय में ये जो चुनौतियां आगे बढ़ रही हैं, आपको लगता है सबसे बड़ी वजह क्या है सर? कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना और तारतम्य बैठाना उस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति के लिए जो हम सब के लिए ज़रूरी है, वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अगर हम किसी भी टीम, किसी यूनिट में काम करते हैं, अगर हमारा मनोभाव ये है कि ये एक परिवार है और जहाँ सुमति होगी वहाँ पर संपत्ति भी होगी, वहाँ पे प्रोग्रेस होगी। कैलाश पे चूहा भी है, सर्प भी है, बैल भी है और भूत पिशाच भी है। ये सारे हम अगर सोचे तो ये सारी एक्सट्रीमिटीज हैं। बिल्कुल। उनको एक समन्वय के साथ कैलाश के अनुशासन में रहते हैं वो। यहाँ शिव आ गए अनायास। जीवन में ये भाव जो आता है वही आप सिखाते हैं, आप अक्सर ये कहते हैं। जहाँ हम सब बैठे हैं वहाँ तो शिव आएंगे ही क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो शिव से प्रेरित हैं, शिव से पोषित हैं और कहीं ना कहीं उस शिवत्व की खोज में हैं, जिसे हम प्राप्त कर लेंगे तो हम भी शायद किसी अंश में अच्छे बन जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। एक खास विशेष पॉडकास्ट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरा सौभाग्य, जिन दो अतिथियों को आप लगातार मेरे पॉडकास्ट में सुनते रहे हैं, रील्स में देखते रहे हैं, वो दोनों अतिथि एक साथ आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। आशुतोष सर और नीलेश सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और आप दोनों की बातचीत हम लोगों ने हमेशा सुनी है सर। चार दोस्तों की आपकी एक श्रृंखला भी हमने सुनी थी और उसके बाद मित्रों की एक श्रृंखला आपने शुरू की, जो एक प्रयोग था। और उसके बाद के बहुत सारे कमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा, जो उन्होंने लिखा कि भाई उस बातचीत को सुनने के बाद उन्होंने मित्रों से कनेक्ट किया कि हमने एक बातचीत सुनी और उसके बाद हमें लगा कि हमें आप तुमसे दोबारा संपर्क करना चाहिए। तुम्हारा नंबर ढूंढा, स्कूल से निकाला और फिर पता चला कि तुम वहाँ हो। तो आपकी एक बातचीत में मैंने सुना था कि यह सार्थकता तभी हो पाएगी इसकी जब ये पहुंच के और वो उसका प्रयोग सफल हो पाए, तभी जब वो मिल पाए लोग। बिल्कुल, यही हमारी बातचीत का उद्देश्य भी था। तो हम लोग, आप लोगों की बातचीत जो है वो सफल रही सर, और ये और लोगों तक पहुंच रही है। तो मुझे लगता है इस बातचीत को जारी रखेंगे तो और भी ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगी। और आप उसके सारथी बने और साक्षी बने, ये इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बातचीत में हमने अलग अलग विषयों पे हम बात करते रहे हैं, लेकिन आज जब अपने दोनों ही मेहमानों से हम लोगों ने एक बातचीत की तो उसमें लगा कि एक ऐसा मुद्दा जिस पे चर्चा बहुत आवश्यक है, एक ऐसा मुद्दा जिस पे बातचीत अभी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम एक्सट्रीम पे हैं। और वो है ऑफिस कल्चर। ऑफिस में जब अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, अलग अलग विधाओं से आते हैं, और उसके बाद जब एक साथ एक ऑफिस में जमा होते हैं, काम शुरू करते हैं, तो बहुत सारी डिस्पैरिटी है उसमें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी का कुछ अच्छा नहीं लग रहा, किसी का कुछ बहुत ख़राब लग रहा है, और वहाँ एक तारतम्य, एक तालमेल बिठाना आज के समय बहुत मुश्किल हो रहा है। शायद इसीलिए लोगों का नौकरियों से जाना, नए लोगों का आना और फिर उनका भी जाना, ये एक बड़ा फास्ट चेंजिंग इकोसिस्टम है जिसमें आज हम चले गए हैं, और ये एक चुनौती भी है। और इसी पर आज हमने सोचा कि इस पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस बातचीत में उसके तल तक जाने की, उसके गूढ़ को समझने की कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए। तो आशुतोष सर, सबसे पहले तो आप ही से शुरू करना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं और मेरा भी ऐसा अनुभव रहा है अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ मैंने काम किया, कि एक ऐसा समय आ गया है, जब ये समय पहले भी था। जैसे आप कहते हैं कई बार कि समय में वो चीज़ें पहले भी होती हैं, बट आप किसी चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करने लगते हैं, उसको फील करने लगते हैं, उसका बुरा मानने लगते हैं, तब ये एक अवसाद के रूप में, एक समस्या के रूप में सामने आती है। आज का जो समय है और उस समय में ये जो चुनौतियां आगे बढ़ रही हैं, आपको लगता है सबसे बड़ी वजह क्या है सर इसकी? कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना और तारतम्य बैठाना उस
शेयर्ड ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति के लिए जो हम सब के लिए ज़रूरी है, वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे नहीं लगता कि अपने जीवन काल में या 25 वर्षों के कार्यकाल में मुझे किसी तरह की असुविधा हुई। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं या जिन अवस्थाओं स्थितियों की बात कर रहे हैं कि लोग आते हैं फिर जाते हैं, वो शायद सरकार में उतना नहीं होता, प्राइवेट या कॉर्पोरेट व्यवस्था में वो अधिक होता है। हमारे यहाँ एक निरंतरता होती है, लेकिन लोगों के स्थानांतरण तो होते हैं, टीम बदलती है। लेकिन मुझे लगता है कि हर टीम के पीछे या टीम के कार्य के पीछे एक भावना ज़रूर रहती है कि ये एक टीम है। और जहाँ टीम की बात होगी, जहाँ सबके जुटकर मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी, वहाँ पर एक दूसरे को समझने के प्रयास, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जानने की कोशिश और एक साथ काम करने की जो कोशिश है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी भी बन सकती हैं, और उनको छोटा जब होते हैं या जब वो बन रही होती हैं उनको वहीं पर दबा भी दिया जा सकता है। किसी भी तरह का संतोष है, अब मनुष्य है तो उसकी आकांक्षा होगी कि उसे उस टीम में प्रधानता मिले। किसी भी व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि उसे रिकग्निशन मिले, वो प्रधान हो, उस टीम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। लेकिन उस टीम में उसकी जगह क्या है? अगर वो अपनी छोटी भूमिका उसकी ज़्यादा सार्थक है, ये उसे बताया जाए, उसे एहसास कराया जाए, तो वो शायद उस प्रधानता की आकांक्षा न रखे। तो मुझे लगता है कि इन सब पहलुओं को ठीक से देखने के लिए टीम लीडर की सोच का अच्छा होना, उसके व्यवहार का अच्छा होना, उसकी समझ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसका दिल और उसका मन बड़ा हो, तो अपनी टीम को एक साथ लेकर इन सभी पहलुओं और इन सभी विरोधाभासों को दूर करते हुए, एक तारतम्य में बैठाते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है जिसके लिए वो टीम बनी। तो नीलेश, तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुमने बोला कि तुम्हारे सिस्टम में जिसमें तुम व्यवस्था में हो उतना उसमें निरंतरता ज़्यादा है, लेकिन हमारी बैंकिंग व्यवस्था में मुझे लगता है कि ये प्रश्न बहुत सार्थक था जो आपने किया। हम लोग मैं 25 साल के जीवन में मैंने बहुत स्थानांतरण हुए हैं, डिफरेंट व्यवस्था में काम किया है, ज्योग्राफी में काम किया है, टीम के साथ काम किया है। तो जो आशुतोष ने बोला बिल्कुल सत्य है। मेरा मानना है जो रामचरितमानस की चौपाई है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अगर हम किसी भी टीम, किसी यूनिट में काम करते हैं, अगर हमारा मनोभाव ये है कि ये एक परिवार है और जहाँ सुमति होगी वहाँ पर संपत्ति भी होगी, वहाँ पे प्रोग्रेस होगी। होता क्या है कि जब हम किसी संस्था में जाते हैं तो हम विभिन्न जगह से, जैसे आपने बताया, संस्कृति से आते हैं, तो मुझे लगता है संस्कारों का समन्वय और सामंजस्य ज़्यादा है। हमारे अपने व्यक्तिगत संस्कार होते हैं, संस्था के भी संस्कार होते हैं। जब उनका आपस में मेलजोल होता है तो घर्षण होता है। जैसा आशुतोष ने बोला कि नेतृत्व की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वही क्वालिटी है कि सबको पिरो के रखे सूत्रिका में। और वो नेतृत्व तभी हो सकता है जो पारदर्शी हो और निष्पक्ष हो। और चूँकि वही मेरुदंड है पूरे व्यवस्था का, अगर नेतृत्व अच्छा है, अगर वो, अब जैसे कहा जाता है कि ईश्वर ने सबको एक सा बनाया है, 25 साल का अनुभव मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़े से विरोधाभास भी है। हम सब एक नहीं हैं, हमारी परवरिश अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी बनावट अलग है, हमारे पास विकृत मानसिकता भी है, किसी की बहुत प्रोग्रेसिव मानसिकता है। तो मुझे लगता है जब अगर हम इस सत्य को जान लें, जब हम किसी नेतृत्व के रोल में जाते हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि जब हम विषमताओं में जब हम रहते हैं, समझते हैं, देखते हैं, इस विरोधाभास को अगर उसको पता है नेतृत्व को कि ये ऐसा है, ये सत्य है कि सब एक समान नहीं है, मुझे लगता है कि वहाँ पर व्यक्तित्व जो है विकास होता है, संस्था का भी विकास होता है। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ जहाँ ऐसे छोटी छोटी बातों पे कुंठित हो जाना और व्यवस्था भी खराब हो जाती है और आपसी मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वहाँ से प्रगति की आशा
मुश्किल है। बहुत अच्छा आपने विषय उठाया है, मैं आपको पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हम अपने 25 साल के जीवन में हमने बहुत देखा है टीमों को बिखरते हुए। एक अच्छी टीम, एक अच्छा नेतृत्व आता है तो एक यूनिट को ऊपर ले जाता है, दूसरा आता है तो यूनिट को नीचे ले जाता है। इसीलिए आप कभी देखेंगे किसी संस्था की एक जर्नी में उसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत लिमिटेड हुआ है जी। उसका साइनोसोइडल वेव है जी, ऊपर जाता है फिर नीचे, इसलिए क्योंकि नेतृत्व की होमोजेनिटी नहीं है। क्या बात है। तो और नेतृत्व की होमोजेनिटी लाना बहुत मुश्किल है व्यवस्था में, जहाँ पर आपके पास इतने सारे लोग काम कर रहे हों। तो बहुत आवश्यक है कि इस विषय को हम लोग बहुत गंभीरता से चर्चा करें। और मुझे लगता है इस चर्चा के बाद बहुत लोगों को ये जरूर महसूस होगा कि लेट अस नॉट ओवर एस्टिमेट आवरसेल्व्स। कभी कभी क्या होता है ना, वी ओवर एस्टिमेट आवरसेल्व्स कि हम कुछ नहीं है। एक्चुअली हम लोग की जो वर्थ है, हम जो कहते हैं अपने सिस्टम में, माई वर्थ इज ओनली वन पीस ऑफ पेपर। अगर ऑफिस ऑर्डर इज माई वर्थ, वन ऑफिस ऑर्डर will decide your worth, what you are. Correct. So let us not take ourselves that seriously in any role. So ये आपने जो शुरुआत करी उस पे मेरा पहली प्रतिक्रिया इस पे थी। सर, मैं अब आपकी एक पुरानी बात पे आना चाहता हूँ। आपने मेरे से ही एक बातचीत के दौरान एक पॉडकास्ट में कहा था कि अब मैं यहाँ शिव कैसे आ गया अनायास, मैं उस पर बात करता हूँ। आपने कहा था एक्सट्रीमिटीज को एक साथ रखना शिव ने हमें सिखाया, सारे एक्सट्रीम्स को जोड़ना। आप सोचिए ना, कैलाश पे चूहा भी है, सर्प भी है, बैल भी है और भूत पिशाच भी हैं। ये सारे हम अगर सोचे तो ये सारी एक्सट्रीमिटीज हैं। बिल्कुल। उनको एक समन्वय के साथ कैलाश के अनुशासन में रहते हैं, वो शिव के अनुशासन में रहते हैं, वो उस अनुशासन से बाहर नहीं जाते। उनको सबको पता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी वहां उनको पता है कि यहाँ जिसका शासन या अनुशासन चलता है, हमें उसके साथ बड़े ही संयम और इस भाव से रहना है कि कोई यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ शिव आ गया अनायास। जीवन में ये भाव जो आता है वही आप सिखाते हैं, आप अक्सर ये कहते हैं। शिव का आना हमें लगता है हमारे व्यक्तित्व में, या जो टीम लीडर है उसके अंदर अगर ये भाव आ जाए कि सारी एक्सट्रीमिटीज हैं वो रहेंगी ही, उसका तालमेल और समन्वय ही जीवन को आगे बढ़ाएगा। बहुत ही अच्छी बात की आपने। और जहाँ हम सब बैठे हैं वहाँ तो शिव आएंगे ही क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो शिव से प्रेरित हैं, शिव से पोषित हैं और कहीं ना कहीं उस शिवत्व की खोज में हैं, जिसे हम प्राप्त कर लेंगे तो हम भी शायद किसी अंश में अच्छे बन जाएंगे। तो बड़ी ही अच्छी बात की। और मुझे लगता है कि टीम लीडर या जो भी उस टीम को संभाले हुए है, या जैसा नीलेश ने कहा एक सूत्र में पिरोए हुए, उसे शिव जैसा काम तो करना हो। और शिव जैसा काम जब वो करेगा तो जो किसी भी मंथन से निकला हुआ गरल है वो तो ग्रहण करेगा। वो इसलिए ग्रहण करेगा कि उस अपनी टीम पे आँच नहीं आने देगा। क्या बात, बहुत वो किसी भी सफलता का श्रेय तो अपनी टीम को देगा, लेकिन वो अपनी टीम को अनावश्यक रूप से कहीं एक्सपोज नहीं करेगा, उस पर आँच नहीं आने देगा। उससे कोई ऐसी गलती हो गई जो प्रक्रियात्मक चूक हो सकती है, या अनायास जल्दबाजी में चूँकि कार्य किया गया है और उसकी इमरजेंसी में उसे करना था, जहाँ पर उसकी मंशा गलत करने की नहीं थी जी, लेकिन भूल हो गई। आप कुछ भी करेंगे और भूल वहीं होगी जहाँ कुछ काम होगा। कोई कुछ करेगा तभी कुछ गलत करेगा, तो वो कर दिया। तो नेतृत्व उस टीम लीडर की यह भूमिका है शिव की तरह, कि जो उससे उत्पन्न परिस्थिति है और परिस्थिति से निकला हुआ गरल है वो शिव धारण करेंगे। और दूसरी बात जो आपने कही कि शिव इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज़, मैं बोलता हूँ, मैंने कई बार इस बात को बोला है कि जीवन में बहुत कुछ है जो आपस में लड़ रहा है, भिड़ रहा है, एक दूसरे से परस्पर विरोधी है, प्रतिकूल है और दो छोरों पर है, लेकिन उन सबको मिलाता हुआ जो जन के कल्याण में लगा हुआ है, जग के कल्याण में लगा हुआ, वही शिव है। तो इन एक्सट्रीमिटीज़ की बात की तो उस टीम में भी बहुत सारे लोग होंगे जो शायद एक दूसरे को पसंद ना करते हों, या ये सोचते होंगे कि जो वो दूसरा कर रहा है वो अगर मैं करता तो ज़्यादा अच्छा करता, या एक दूसरे को काटने में भी लगे हों। अब टीम लीडर की यह भूमिका है कि वो उन सब गुण अवगुणों को पहचानते हुए, अपने गणों को साथ रखते हुए
जो सबसे कल्याण की स्थिति है, जो सबसे बड़ा कल्याण है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी प्राप्ति में लगा है। अब आपने कहा शिव का शासन है, शिव का अनुशासन है, इसलिए वो अपनी प्रकृति के साथ भी समझौता करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक बड़े हित की रक्षा के लिए और बड़े हित की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब लोग जुटे हैं, लगे हुए। और ये शिव का व्यक्तित्व है। पहली बात तो है उसकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होनी चाहिए, सबको ये तो पता हो कि ये शिव है। जी, मैं इसी और बात से- जैसे ही ये पता चल गया कि ये शिव है, वैसे ही बहुत सारे लोग जो है अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं और वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहेंगे कि हो। मुझे लगता है मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता होती है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश्ड है तो बहुत संघर्ष नहीं होता, और परस्पर विरोधी तत्व भी आपके सानिध्य में, आपके अधीन रहते हुए या आपके अनुशासन में काम करते हुए वैसा ही करते हैं जैसा होना चाहिए, करना चाहिए। तो यहाँ तो आपने शिव का उदाहरण देकर हम सबको और प्रेरित किया है कि हम बेहतर टीम लीडर और कैसे बने। अभी तक तो हम लोग सब यात्रा में ही हैं और 25 वर्षों के अनुभव में बहुत कुछ सीखा है, जाना है, और वहाँ तक पहुँचने में तो अभी और समय लगेगा। लेकिन जैसा कि नीलेश ने भी कहा कि हम ये भी जानें कि अब वहाँ पर टीम लीडर के तौर पर भी यही हमारी भूमिका नहीं है और यही सब कुछ नहीं है। जो हम कर रहे हैं ऑफिस में या जिस लक्ष्य की प्राप्ति में जुटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, बट वो जीवन नहीं है। जी, जीवन उससे बड़ा है, हमारी और भूमिकाएं भी हैं। और हम ये भी समझें कि हर व्यक्ति जो वहाँ जुटा हुआ है वो सिर्फ टीम का सदस्य ही नहीं है, वो किसी परिवार का भी सदस्य है। क्या बात। वो एक सामाजिक व्यवस्था का भी प्राणी है, उसकी दूसरे दायित्व भी हैं, उसकी दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। और हर व्यक्ति को उसके परिवेश में, उस परिवेश के परिप्रेक्ष्य में वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसका पारिवारिक माहौल क्या है, उसके बेटे बेटियों की परिस्थिति क्या है, उसके परिवार की स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी विवशताएं क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए, उसकी सामर्थ्य और सीमाएं तो ध्यान में रखते हुए अगर आप सबको जोड़ते हुए, पिरोते हुए काम करेंगे तो मुझे लगता है कि सब लोग अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। नीलेश सर, यहाँ मैं एक अब सर के उत्तर से अलग अलग प्रश्नों का जन्म हो रहा है। मैं अपने अनुभव से साझा करते हुए आपसे उस पर चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं। मुझे लगता है 2 चीज़ें एज ए टीम लीडर, भोजन और भाषा। जब आप किसी टीम को लीड करने जाते हैं और आप टीम लीडर बन के आप नियुक्त होते हैं और आप पहुँचते हैं और वहाँ जो आपकी टीम है उसकी 2 चीज़ें, एक तो उसमें कौन सी भाषाएं वो लोग बोलते हैं और वो भोजन किस तरह का करते हैं। अगर इन 2 चीज़ों पर आपने उनके साथ मेलजोल बढ़ाया, दोस्ती बढ़ाई, तो फिर टॉक्सिसिटी डिफ्यूज होने लगती है। बिल्कुल। फिर वो शुरू से ही अनायास, जैसे कहते हैं ना कि मक्खन में गरम छुरी की तरह उतरना, कि आप बड़े सहर्ष भाव से स्वीकार करते हैं उस टीम लीडर। बिल्कुल। क्या जो ये मैं सोच रहा हूँ ये सही है? बहुत अच्छी बात करी है। इनफैक्ट इसमें तो मुझे 2-3 चीज़ें याद आ गई। एक तो आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो। हम जैसा आहार लेते हैं, हमारे विचारों की उत्पन्नता और विचारों का जो संपन्नता है उस पर बहुत निर्भर करती है। दूसरी बात आपने बताई भाषा की बात, तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि भाषा का माधुर्य, शब्दों का विन्यास और जो उसका चयन है, मुझे लगता है वही नेतृत्व के गुणों को निर्धारित करता है। वो क्षेत्रीय भाषा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो क्षेत्रीय भाषा अपनी, कोई गुजराती है, कोई आसाम से आया है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि नेतृत्व में हम, आई थिंक हम दोनों ही उसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं जी। आशुतोष आसाम गया, मैं कर्नाटक गया जी। और कर्नाटक में जाने के बाद जिस तरह से लोकल भाषा और कल्चर को हमने अडॉप्ट किया, मेरा मानना है कि जब आप किसी जगह जाते हैं नेतृत्व करने, तो डोंट ओन स्टैटिस्टिक्स, ओन द पीपल एंड द कल्चर फर्स्ट। स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स, अचीवमेंट, टारगेट विल ऑल फॉलो। तो अगर आपने पहले अपना आधिपत्य जो है स्थापित कर लिया, अपने जैसे आशुतोष बोला क्रेडिबिलिटी, जी। अब क्रेडिबिलिटी से हम पैदा नहीं होते हैं, क्रेडिबिलिटी बनाई जाती है। क्रेडिबिलिटी बनाई जाती है उसी व्यवस्था में रहते हुए हम कैसे कंसिस्टेंट हैं, बिकॉज पीपल आर वेरी स्मार्ट।
व्हेन दे आर वर्किंग विद यू, आप जब कभी अगली स्थानांतरण में जाते हैं तो आपकी परछाई, आपके बारे में जो परसेप्शन बना है वो पहले जाता है. जी. एंड देन यू हैव टू आइदर फाइट, सी यू कैन फाइट रियलिटी बट यू कांट फाइट परसेप्शन. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. परसेप्शन बनने के लिए यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट. आई थिंक नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण ये है. हम लोग ने तो कालिदास को भी सुना है, हम लोग ने तो बाणभट्ट को भी सुना है. कालिदास में भाषा का माधुर्य था इसलिए कवि थे, और बाणभट्ट जो है वो गद्य के माहिर थे. जी. तो दोनों में भाषा शैली अलग थी इसलिए उनकी पद भी अलग रहा. तो अगर कालिदास आज कवि हैं और उन्होंने इतना बड़ा अभिज्ञान शाकुंतलम लिख दिया तो उनकी भाषा के माधुर्य से लिखा है. तो नेतृत्व तो वैसा होना चाहिए जैसा मुख होता है. तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि मुख, आप यहाँ खाना डालिए, पूरे निष्पक्षता से उस सारे अंगों को पोषित करता है. तो अगर हम निष्पक्ष हैं और मुख के समान हैं कि हमने भोजन गया और जैसे मुख जो है चारों तरफ खून तो है, खून कहीं भेदभाव नहीं करता है, वो चारों तरफ पहुँचता है. तो अगर नेतृत्व में पारदर्शिता है, निष्पक्षता है, और लोगों को, जैसे आशुतोष ने बोला कि लोगों को समझने की, हर लोग अलग अलग परिवेश से आए हैं, सबकी अपनी संभावनाएं हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, सबकी अपनी मजबूरियां हैं. अगर वो नेतृत्व होलसम नेतृत्व है, लीडरशिप, ही विल डेफिनेटली ट्राई टू कंबाइन दी अनसर्टेनिटीज एंड यूनाइटेड इन वन एनर्जी. तो ये बहुत ज़रूरी जो आपने बोला, बिल्कुल सही बात है. भोजन और भाषा जी. ये आपको ज़रूर निर्धारित करती है. हम कर्नाटक में रहे, आज तो आसाम में रहा, हमने तो लोकल ही खाना खाया और लोकल लोगों के बीच में रहा. जो लोगों के लिए समस्या थी कि हम कैसे उस भाषा में संवाद करें, मुझे तो लगता है सबसे बढ़िया संवाद होता है प्रेम का. हम उस भाषा में गए, उस क्षेत्र में गए जहाँ हमें कन्नड़ नहीं आती थी, लेकिन नज़रों की भाषा, मित्रों की भाषा और भावनाओं की भाषा किसी को लिपि नहीं होती. इसको सुना और समझा जा सकता है मूक बनकर भी. तो मुझे लगता है पहला तो ये है कि हम पहले एक्सेप्ट करें वर्तमान को. ये हमारा वर्तमान है, हमारे लोग हैं, और वहाँ से नेतृत्व के बीज तो वहीं से उत्पन्न हो जाते हैं. तो ये नीलेश को तो संवाद करने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता है ही. वो तो मगर अपनी बोला भी उसने कि नज़रों से और मुस्कान से, नज़रें भी कमाल करती हैं, और भावों से और शांत रहकर बिना कुछ बोले, निशब्द, वो जो है बड़ा ही प्रभावी ढंग के साथ बातों पे आप यकीन करिए, संवाद कर सकता है. उनकी बातों पे आप यकीन करिए. और मैं तो बचपन से जानता हूँ इनकी जो संवाद करने की जो शैली है, और जो भाषा और स्वर विज्ञान के साथ या बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह देने की जो क्षमता है, उसका तो मैं बहुत बचपन से साक्षी रहा हूँ. लेकिन जो ये बातें इन्होंने यहाँ की, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि सांस्कृतिक परिवेश की समझ या उसके बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि की समझ बड़ी आवश्यक है. और क्योंकि जो भी आप हैं, आप एक मैनिफेस्टेशन हैं बहुत सारे फैक्टर्स के. जी. आपने कहाँ जन्म लिया, आप कहाँ पढ़े, आपने क्या पढ़ा, आपने कौन सी भाषा बोली, आप किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, किस परिवेश से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या विवशताएं, क्या संभावनाएं, क्या समस्याएं, क्या अनुभव हैं, इन सब के बाई प्रोडक्ट हैं आप. अब दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है कि आप इन सारी इस चर्निंग से गुजरे हैं. जी. वो आपको ये समझ रहा है कि जैसा वो है वैसा ही ये भी है. अब ये बहुत सारा फ्रिक्शन पैदा करता है, अब बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करता है. लेकिन मैंने ये देखा है, अपने अनुभव से बता रहे हैं, और इनका अनुभव भी यही है कि अगर आप, जैसा कि नीलेश ने कहा, निष्पक्ष, और आप निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, लोगों को लग भी रहा है कि आप निष्पक्ष, लोग ये जान गए हैं कि आप निष्पक्ष हैं, आप भेदभाव नहीं करेंगे, आप मेरिट पे काम करेंगे. आप हो सकता है कि एक्स को ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन अगर एक्स ने गलती की है और वाई ने अच्छा काम किया है तो आप वाई को श्रेय देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे. ये बायसेस नहीं हैं टीम लीडर में. और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग आपके पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे, समस्याएं लेके आएंगे. अगर आप मार्गदर्शन देने में विफल हुए, उन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाए, तो लोग आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. मतलब आपको तो बहुत सारी चीज़ें, आपको तो शिव बनना है, जैसा कि आपने कहा.
जो हमारा लक्ष्य है वो तो वहाँ तक पहुँचने का है, लेकिन उस प्रक्रिया में आपको अपने विषय का ज्ञान, उस विषय की समझ, उससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं और समस्याओं को चिन्हित करने की क्षमता, उनको कैसे और किन विकल्पों के माध्यम से उनका निपटारा किया जा सकता है, उन विकल्पों में कौन सा विकल्प बेहतर है और क्यों, इसकी समझ, अपनी टीम को ये बता पाने की सामर्थ्य कि हमारा सबका लक्ष्य ये है, एक कंपेलिंग विज़न है, इसको इस तरह से इसकी प्राप्ति करनी है, इस प्राप्ति करने में इन संसाधनों की आवश्यकता होगी, इन संसाधनों की प्राप्ति कैसे होगी, और सबको जब मिल के करेंगे तब इसकी प्राप्ति होगी और तब सामूहिक रूप से सबको श्रेय मिलेगा। और नहीं तो सब आपस में अगर श्रेय पाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये सब मुझे लगता है कि टीम लीडर अगर स्पष्ट रूप से निष्पक्ष रहते हुए, प्रभावी ढंग से अपना काम करते हुए अगर ये करेगा तो उसके नेतृत्व को लोग स्वीकार करेंगे और उसे एक मार्गदर्शक मानते हुए अपना अच्छा काम करते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसमें एक बात, मैं सर की एक और बात से मैं आप तक आता हूँ। एक बात में सर ने कहा कि शिव बनना, बहुत बार सर ये भी होता है कि एक टीम लीडर पर आरोप ज़्यादा लगते हैं। उसके मातहत काम करने वाले जो लोग हैं, उनके अंडर में काम करने वाले जो लोग हैं, उसमें से ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि आप पर आरोप लगते हैं क्योंकि आप टीम लीडर हैं, आप पर पक्षपात के आरोप लगते हैं, आप पर ये आरोप लगता है कि आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप नाराज़ हो जाते हैं और इसीलिए आपसे बात कहने में लोग कतराते हैं। अब यहाँ बात आती है कि आप एज ए टीम लीडर अगर अपनी टीम को ये कहते हैं कि तुम काम नहीं कर रहे हो या तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उससे पहले आपके अंदर शिव का भाव आना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को भी तो इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप कैसे बर्ताव करते हैं, आपका व्यवहार उनके प्रति क्या है, आप किस तरीके से बात करते हैं, कौन से पिच में बात करते हैं, क्या आपसे बातचीत कहने में अगर वो कतरा रहे हैं तो इसका कारण जानने का आपने कभी प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है कि मुझसे लोग बात करने में कतरा रहे हैं? आई थिंक अमित जी, आपने तो पूरा उसकी नेतृत्व को सही तरह से परिभाषित भी कर दिया कि अच्छा नेतृत्व क्या होना चाहिए। उसमें जो आप शिव का भाव लेके आए हैं, मुझे लगता है कि जैसे आशुतोष ने बताया, शिव हम सबको बांधते हैं, शिव हम सब में रमते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे शिव में लगती है, एक साधक की लगती है, एक अनंत साधना, निष्प्रह और निर्लिप्त भाव से अगर आप कोई, निर्लिप्त मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं जो आपको कार्य मिला है, निर्लिप्त उस पद से बड़ा व्यक्ति, व्यक्ति से बड़ा विचार। मुझे लगता है लोग पद से नहीं, व्यक्ति से नहीं, विचारों से जुड़ते हैं। तो हमारा जो व्यक्तिगत आचरण होता है, जो आपने बोला ना कि हम कैसा बिहेव करते हैं, वो पहला मापदंड है, वो पहला मानक है जो इस पे हमें खरे उतरना चाहिए। अब देखिए दिक्कत कहाँ आती है, अगर हम सबसे बात करते हैं और सबसे अच्छा करते हैं, सबको हाँ कहते हैं, किसी को ना नहीं कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो नेतृत्व लिजुड़ पुजुड़ कहते हैं ना, जिसमें कोई स्पाइन नहीं है, वैसा नेतृत्व है, हम सबके रंग गए। दिक्कत आती है जब आप अनुशासन लगाते हैं और आप सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। दिक्कत वहाँ आती है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि ये कार्य इस तरीके से हो, कुछ चाहते हैं कार्य इस तरह से हो। अनुशासन को लगाना और ऐसे लगाना कि सब बनते चले जाएं, सही नेतृत्व वो होता है। आचरण हमारा अच्छा होगा, लोग, और देखिए एक बात मानना चाहिए कि हमें ये सब जितने लोग लीडरशिप पोजीशन पे हैं, दे मस्ट एक्सेप्ट दैट दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड एंड जज्ड एवरी सेकंड, एंड वी मस्ट नॉट माइंड इट, क्योंकि ये हमारे रोल में है। इसीलिए हमें और सजग होना चाहिए, और जो सरल और सहज होगा उसको ज़्यादा सजग होने की भी आवश्यकता नहीं, वो सहज रूप से ही ऐसा होगा। तो मुझे लगता है जो मेरा इसका सूत्र जो मैंने अपने जीवन में बांधा है कि अगर हमारा विचारों का कनेक्ट हमने स्थापित कर लिया, उसके बाद अगर हमने किसी को अनुशासित भी किया है तो उसको उसमें कोई वजह दिखी है और उससे वो कोई कुंठित नहीं हुआ। मुझे लगता है अगर वो 10 में से 6 और 7 और 5 भी आप 6 भी कर ले रहे हैं तो आई थिंक यू हैव बीन एबल टू सक्सीड इन द रोल, बिकॉज आप इस रोल में नहीं है कि आप सबको खुश कर पाएँ, वो आपका रोल भी नहीं। तो जैसा आशुतोष ने बोला कि आप जब उस पद पे बैठते हैं और आप देखते हैं कि इतने लोग अलग अलग जगह से आए हैं और आप उसको कैसे बांधेंगे,
सबसे बड़ा रॉकेट साइंस ये है कि आप बिल्कुल सरल और सहज हों, निष्पक्ष हों और आपका आचरण जो है वो नेतृत्व के अलाइनमेंट में हो, जो पद की गरिमा है उसके अलाइनमेंट में हो। अगर हमने पद की गरिमा को रखा है तो अनुशासन ही एक ऐसी चीज़ है, जब आता है तभी टीम बिखरती है। मुझे लगता है अनुशासन टीम को जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने का एक साधन है। आई थिंक सर ने अपनी बात में 2 बार सरल और सहज कहा और मुझे आपकी पंक्ति याद आई, जो सरल सहज वो शंकर है। घूम के देखिए वो बात वही आ जाती है सर। तो मैं नीलेश की बात से ही जो है बात आगे बढ़ाऊंगा। ये सही बात है कि अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है और सबको खुश रखना ये मुख्य उद्देश्य नहीं, लेकिन किसी को अनावश्यक रूप से दुखी करना भी हमारा उद्देश्य नहीं। मगर ये है कि कुछ लोग हो सकता है कि तात्कालिक रूप से या थोड़े समय के लिए कुंठित या दुखी हों, और हो सकता है कभी कभी आप टेम्पर भी लूज़ करें। आप भी तो मनुष्य हैं। आप शिव को भी तो क्रोध आता है। जब शिव को आ सकता है तो आप तो मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, तो टेम्पर लूज़ कर सकते हैं। बट जो अच्छे, मतलब कम से कम हम लोगों ने अपने जीवन में ऐसे उदाहरण देखे हैं कि मान लीजिए थोड़ी समय के लिए मेरे ही बॉस किसी कारण से उन्होंने गुस्सा व्यक्त किया, लेकिन अगले क्षण या कुछ देर बाद जो है उन्होंने इस बात को रियलाइज़ करते हुए दूसरे ढंग से, मतलब उस आपको थपथपा दिया या इस बात का एहसास करा दिया कि उनको भी अच्छा नहीं लगा, उनको बुरा लगा था कि उनको ये करना पड़ा। लेकिन हम सब लोग मनुष्य हैं और ये स्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर टीम के सदस्य बहुत गहरे प्रभावित होते। शॉर्ट टाइम, मतलब किसी का गुस्सा, बॉस का गुस्सा उनको परेशान नहीं करता जी, लेकिन अगर वो निष्पक्ष नहीं है, अगर वो निर्णय नहीं ले रहा है, टालम टोल कर रहा है, अनावश्यक रूप से आपको परेशान कर रहा है, आपको कष्ट इसलिए दे रहा है कि उसे मज़ा आ रहा है, अगर ये सब होता है तो कठिनाई पैदा करता है। तो मुझे लगता है कि बड़े मन के साथ, बड़े दिल के साथ अगर आप सबको साथ लेकर और अपना एग्जाम्पल जो है, यू आर लीडिंग बाय एग्जाम्पल, कि जहाँ श्रेय देना है वहाँ सबसे पहले अपनी टीम को देंगे, और जहाँ आलोचना सहनी है वहाँ सबसे पहले मैं खुद सहूँगा। तो अगर ये गुण है नेतृत्व में, टीम लीडर में, तो टीम जो है सहर्ष ढंग से जो है उसके पीछे पीछे चलती हुई बहुत आगे तक जाने की सामर्थ्य रखती है। और आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की कि, लेकिन एक बात मैं फिर से कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऑफिस से जुड़ी हुई बातें घर तक ले जाते हैं, फिर वो जो है कहीं ना कहीं उनकी याद का या स्मृति का हिस्सा बन जाती, जो संबंधों को बहुत दूर तक प्रभावित करती। वो ना हो। एक घटना घटी, किसी कारण से उत्तेजना उत्पन्न हुई, आवेश में कोई आया, कुछ बातें हुई, सही गलत, कौन था सही कौन गलत नहीं पता, लेकिन वो चीज़ हमारी स्मृति में ना रह जाए। जो बीत गई वो बात, जो बीत गई सो बात गई। और हाँ, मिर्ज़ा आशुतोष ने बोला सफलता हमेशा सामूहिक होती है। आप शिव को कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरल सहज है और शिव को भोले बाबा कहा गया है। तो गुस्सा आएगा, आवेश भी होगा, लेकिन जैसे ना रेखा आप खींचे पानी के ऊपर, और एक खींचे रेत के ऊपर, और एक खींचे पत्थर के ऊपर, मुझे लगता है कोई नेतृत्व में पत्थर वाली रेखा नहीं होनी चाहिए क्रोध में। दूसरा बात, चूंकि हम बैंकिंग व्यवस्था में हैं, हम हमेशा मैंने अपने जीवन में एक सिद्धांत हमेशा रखा है, अगर मैंने कभी किसी को बोला है कुछ, और जो कि मेरा हक है एज ए ऑफिसर कि मैं गुस्सा भी करूँगा, लेकिन डे एंड होने पे अमूमन हमने देखा, हमने उसको बुलाया है और उससे ऐसे बात करी है जैसे जो आशुतोष ने बहुत बड़ी बात कही कि हम बहुत लोग परेशान हैं जब वो ऑफिस का काम लेके नहीं जाता है कोई घर, आपकी बात लेके ऑफिस का एक अनुभूति लेके जाता है, वो भी कड़वी अनुभूति जी। अच्छी अनुभूति तो वो सबसे शेयर कर देगा, अनुभव को शेयर करेगा, परिवार को कहीं ऑफिस से ही फ़ोन कर देगा,
लेकिन जो कड़वी अनुभूति होती है वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है उसमें अच्छा नेतृत्व वो है कि उस अभिव्यक्ति को अगर वो अपनी तरफ से, बड़प्पन वो है कि अगर हमने डांट दिया है, और ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कि कोई बहुत बड़ी बात है, एक प्रक्रिया जो हुई उसकी वजह से है, तो उसको बुलाना चाहिए शाम के टाइम। हर डेबिट का एक क्रेडिट होना चाहिए। क्या बात है भाई, आप रात में सोएं तो अपने जो आपका बही खाता है बहुत सुंदर। उसमें आपने कोई एंट्री आउटस्टैंडिंग नहीं लगानी चाहिए। क्या बात है। तो यू शुड ऑलवेज, मेरे ख्याल से ये एक मतलब एक सलाह है बहुत सुंदर। कि आप जब कभी किसी का आपको लगता है कि ज़्यादा कड़वा बोल दिया तो शाम को बुला लीजिए उसको, बैठिए, नहीं चाय नहीं पिला सकते हैं तो ऐसी बात कर लीजिए, और ऐसी बात करिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी जी। और इतना अच्छा उसको फील होगा जब वो वापस जाएगा, और वो हमेशा गफलत में रहेगा। नेतृत्व का ये भी है कि ही शुड नॉट बी वेरी प्रिडिक्टेबल। वो गफलत में रखता रहे सबको कि भाई ये क्या, आज वो सोचे आज तो ये शिव का रूप है और सडनली आपने अपना कृष्ण रूप बन बदल गया। दिया, कृष्ण बन गए। और कभी कृष्ण वृंदावन के तो कभी कृष्ण द्वारका के, वाह, क्या दोनों बात रूप है। अलग है कभी कृष्ण। कुरुक्षेत्र में और कभी कुरुक्षेत्र गीता का में ज्ञान दे रहे गीता हैं। का ज्ञान दे रहे हैं और रथ चला रहे हैं और अर्जुन को विजय प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कि नेतृत्व के तो वही है, क्षणे क्षणे यद नवताम विदते क्या बात है। तदैव काव्यम व्यक्तित्वम सौंदर्यम चा। वही काव्य है, वही सुंदरता है, वही व्यक्तित्व है जो क्षण क्षण नवीन रूप धारण करे। आप काव्य भी पढ़िए, अब आशुतोष के काव्य को आप पढ़िए, हर बार अलग अलग तरीके से पढ़िए, उसमें रस आता है। अभी एक जो बहुत बढ़िया भजन था उसको हमने अलग अलग तरीके से सुना, क्या आनंद आया। जो तुमने बात की कि ऑफिस से जुड़ी हुई जो कड़वे अनुभव हैं, या छोटी छोटी बातें हैं जो वाकई बहुत छोटी हैं लेकिन जिन्हें हम बड़ा बना देते हैं, उनको हम अपनी स्मृति का अनावश्यक हिस्सा बनाते हुए उनको घर ले जाते हैं। घर में जहाँ हमारे दूसरी भूमिकाएं हैं जी। वहाँ पर भी एक उस परिवार प्रभाव का पड़ता है। हिस्सा, उस परिवार के टीम लीडर के तौर पर अगर हम अपने आप को मानने परिवार का का टीम दुस्साहस कर सकते हैं, परिवार का टीम। क्योंकि उस वहाँ पर टीम लीडर कोई और होता है। बिल्कुल। तो उस अभी टीम आपसे बेहतर उस टीम लीडर के नेतृत्व में भी हमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना होता है। अच्छा, तो वहाँ पर अगर हम उसी बात के बारे में सोचते रहेंगे कि ये मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में ये चीज़ गलत रही, ये उसने ऐसा कहा, ये काम अभी भी अधूरा रह गया है। अब अधूरा रह गया तो रह गया, वो तो कल आएगा, कल ही हो पाएगा। मुझे कभी कभी लगता है कि हम इमरजेंसीज क्रिएट करते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सही बात। और वो इमरजेंसी होती नहीं है। ऐसा लगता है कि ये अभी मिल जाए, अरे अभी मिल जाएगा तो ठीक है, अगर अभी मिलना है तो मिल जाएगा, और उस इमरजेंसी को एड्रेस करना है तब तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको चाहिए 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, लेकिन आप अनावश्यक रूप से जो है स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं अपनी टीम के ऊपर कि नहीं इसे अभी दो। अब वो देगा, मन मसोस के देगा, कुछ करके देगा, आधा अधूरा होगा, उसको 50 बार उसके आइटरेशंस चेंज होंगे और वो फाइनली जो है वो 7 दिन के बाद ही मिले। अगर आपने उसे एक रीजनेबल टाइम दिया होता और ये कहा होता इसे कल दोपहर तक दे देना, और दोपहर में बैठ के आप शाम तक उसको ठीक कर देते, तो वो शायद 2 दिन में हो गया होता जो 7 दिन में बहुत हुआ। सुंदर, बहुत बढ़िया। तो इमरजेंसीज अगर हैं तो उन्हें हम एड्रेस करें, उन्हें हम क्रिएट ना करें, क्योंकि हम जब इमरजेंसी क्रिएट करते हैं तो अपने ऊपर हम इन स्ट्रेस को इनवाइट करते हैं, अपनी टीम को बहुत सारा स्ट्रेस देते हैं बेकार का, जिससे कि उनका जो ऑफिस का समय है वो तो ख़राब होता ही है। और उसके बाद चूंकि ऑफिस तो इट ट्रैवल्स, वो तो मतलब आप चाहें ना चाहें आपको कॉन्शियसली कहीं कुछ अभ्यास करके उसको रोकना होगा, तभी वो घर नहीं पहुंचेगा, नहीं तो वो घर पहुंचेगा ही। दूसरा, और वो घर पहुंचेगा तो घर के वातावरण को ख़राब करेगा। आप जो और कर पाने की सामर्थ्य रखते हैं वो नहीं कर पाएंगे। आपका परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति जो व्यवहार है उसमें भी कटुता आ सकती है। आप ड्राइवर से जो है बेकार में उलझ जाएंगे, आप किसी और राह चलते हुए व्यक्ति से उलझ जाएंगे। तो ये मतलब पूरा आपके मन मस्तिष्क को हिला देता है। तो मुझे लगता है कि व्यवहार में जो मधुरता है वो अगर आपको बनाए रखनी है तो आप स्ट्रेस को हैंडल करने की सामर्थ्य बढ़ाएं और दूसरे को स्ट्रेस कम दें। और नेतृत्व का एक बहुत बड़ा गुण ये भी है कि स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता सबसे बड़ी चीज़। अगर आप नेतृत्व उस टीम लीडर हैं तो आपको बहुत कुछ अपने अंदर फिल्टर समेट कर रखना होगा। जैसा मैंने पहले कहा, एक गरल पान आपको करना होगा और उस गरल पान को इस तरह से करना होगा कि वो यहाँ से आपके कंठ से नीचे ना जा सके,
क्योंकि वहाँ आपकी टीम रहती है। हाँ, क्या बात, तो वो बहुत टीम सुंदर। पर आँच ना आए, टीम प्रभावित ना हो, क्या बात। आपने उस गरल को, उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को यहीं एब्जॉर्ब करके रखा है। उससे हो सकता है कि आप पर प्रभाव अवश्य पड़ रहा हो, लेकिन फिर आप तो इस स्थिति में हैं कि आपको वो गरल ग्रहण करना है। बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये सब अगर आप करते हुए चलते हैं तो आप एक अच्छा जो अपनी टीम है ना उसको एक अच्छा वातावरण देंगे और उसको काम करने की एक अच्छी पूरा इकोसिस्टम दे पाएंगे जिसमें वो अपना सबसे अच्छा दे पाएगा। नहीं तो घुट घुट के काम करने में कोई मज़ा नहीं। तो तुमने जब स्टार्टिंग में जो सबसे पहले बोला था, जब पहली प्रतिक्रिया दी थी आशुतोष ने, बोला था कि आप सबको खुश रखें, अच्छी बात है, बट किसी को अनावश्यक दुखी करने की कोशिश ना करें। तो जैसे कि टीम के कई सदस्य अलग होते हैं, बॉस भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। हाँ। कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो जब शाम का समय होता है तभी टीम को बुलाते हैं, उनका भी एक तरीका होता है कि ये जल्दी जाता है तो हम उसको ज़्यादा काम लाते हैं। कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्य उसमें लिप्त हैं, तो वो रात को 11-12 बजे तक जग रहे हैं और उस रिव्यू ले रहे हैं, टारगेट ले रहे हैं। मुझे लगता है जैसे आर्थो बोला, इतना कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक शाम के बाद एक सुबह है, और आप में अगर विट और ह्यूमर नहीं है एक नेतृत्व में, मुझे लगता नहीं है कि वो टीम एक बिल्कुल घुटन की टीम रहती है। काम जरूर हो सकता है, प्रोडक्टिविटी किसी क्षेत्र में हो, लेकिन जैसा बोला कि घर, परिवार, परिवेश, मुझे लगता है ऐसी टीम का घर, परिवार, परिवेश जो है बहुत ही ध्वस्त हो गया होगा और उसके पास अपने लिए समय नहीं होगा। तो शिव जी की जो बात चली कि शिव जी में जो पीस है, जो कामनेस है, पेशेंस, तो इसलिए कि उनके पास अपने लिए बहुत समय, अपने लिए बहुत इसलिए तो वो साधना में रहते हैं। और वो शायद और नृत्य भी करते हैं और अपने को एंजॉय करते हैं। द हैबिट ऑफ बीइंग हैप्पी, और अपनी खुशी की कुंजी कभी किसी की जेब में नहीं देनी चाहिए कि भाई हम आपके मूड से है। हम ये तो टीम सदस्यों के लिए बोल रहे हैं, अकेले नेतृत्व के लिए नहीं कि जस्ट बिकॉज आपका बॉस नाराज है और आप पूरे दिन मातम मना रहे हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें खुश और ना अपनी खुशी की मिल्कियत किसी और को नहीं, अपने पास होनी चाहिए। वी शुड बी एबल टू। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात की। माहौल अगर हल्का फुल्का रहता है, जैसा कि इन्होंने कहा विट और ह्यूमर, वो वैसे भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑफिस में ऑफिस ह्यूमर का भी एक अपनी विधा है। और ऑफिस में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें आप ह्यूमर ढूंढ लेते हैं, और अगर उन छोटी छोटी बातों का संकलन किया जाए तो अपने आप में एक पुस्तक तैयार हो सकती है। मैं आपकी बातों का संकलन करके रखता हूँ। मुझे याद आता है हम और आशुतोष का कि आई थिंक वी ऑलवेज हैड अ वेरी गुड केमिस्ट्री एंड वॉली। आई थिंक वी ऑलवेज हैड अ ग्रेट टाइम। हम लोग जब पढ़ते थे तो भी हम लोग लैब में जाते थे, केमिस्ट्री लैब में थे, तो हम और आशुतोष हमेशा एक टीम में रहते थे और लोग बैठते थे। कितना समझते थे केमिस्ट्री तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन हम लोग की जो बातचीत होती थी उसमें जो हम लोग उस समय के माहौल से जो कुछ अगर निकाल पाते थे और उससे जो बातचीत करते थे। और देखिए, इतने सालों के बाद मुझे एक मौका मिला, एक ऑफिशियल कैपेसिटी में एक मीटिंग थी जिसमें आशुतोष भी था और मैं भी था। ऑफिशियल कैपेसिटी में जो एक मीटिंग हुई थी, उसमें जिस तरह से आशुतोष ने और एक गंभीर विषय चल रहा था और बहुत गंभीरता से चर्चा हुई, लेकिन वो बहुत गंभीर ना हो जाए, घुटन ना हो जाए और लोग बिल्कुल शांत ना हो जाए, बिल्कुल अंदर से वैसे ना हो जाए। तो आशुतोष, आई थिंक द वे ही कंडक्टेड ऑल्सो वॉज वेरी गुड। एंड हम लोग अगेन आमने सामने ही बैठे थे तो बहुत अच्छी उसमें वो हुआ। तो मुझे बहुत सही बात बोली इन्होंने कि हास और परिहास, विट और ह्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कभी आप किसी को हल्का कर दें या कोई याद नहीं। और बहुत सेंसिटिव इशू होता है ऑफिस में ह्यूमर भी, बट देखिए 20-25 साल के बाद भी हमें उस लैब में हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो भी याद है। उस टेस्ट ट्यूब में क्या केमिकल था, उसका क्या रंग था, हमें याद नहीं। लेकिन ये याद है कि हमें ये याद है कि हम साथ में मुस्कुराए थे, हम साथ में हंसे थे। क्या बात। तो ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं बार बार कहता हूँ कि जीवन में इन सब बातों का ज़्यादा महत्व है। आपकी वो चिट्ठी अगर शाम के 7:30 बजे न जाकर सुबह के 9 बजे जाएगी तो आसमान नीचे नहीं आ जाएगा, नहीं उतरेगा, नहीं आ जाएगा। लेकिन आपकी रात अगर ख़राब हो गई और आपके 10 घंटे आप उदास रहे, वो ज़्यादा ख़राब है वो चिट्ठी 7:30 बजे न जाने के बाद। और अमित जी, मैं तो ये बताता हूँ कि मैं जब देखता हूँ कि बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे जिनकी नींद पूरी हुई नहीं हुई, हम लोग ऑफिस जाते हैं सुबह 10 बजे।
9 बजे 9 बजे 9 बजे 9 बजे 10 बजे तक पहुंचते, मतलब जो भी 10 बजे का टाइमिंग है ऑफिस का, और शाम को बहुत देर तक। आई थिंक ये एक जो व्यवस्था बन गई है, ये एक जो सोच बन गई है कि जो ज़्यादा देर तक बैठेगा वही ज़्यादा प्रोडक्टिव है। मुझे लगता है ये भी एक वजह है कि कुंठा हमेशा कुंठित रहता है, जो सेवा जो वर्ग है अपना काम वाला। मुझे लगता है इसमें भी एक अच्छा नेतृत्व वो है जो इस चीज़ को समझे, और शाम जो है सीधे सुबह के बाद रात नहीं होनी चाहिए, एक शाम भी है, उस शाम को सूर्यास्त देखें आप। सूर्यास्त देखें, घर में पहुंचे कुछ, जैसे आज तो बोला कुछ नहीं बदलने वाला है, जो काम आप 6-8 घंटे में नहीं कर अगर पाए, वो जरूरी है तो बिल्कुल रुकिए। करिए। हाँ बिल्कुल रुकिए। अगर अगर मेरा समय कहने का मतलब है कि कार्य की या कर्म की उपेक्षा नहीं है। नहीं है, अगर वो आवश्यक है तो जरूर, लेकिन अगर वो बनाई हुई आवश्यकता है उसको तोड़ना चाहिए। तो फिर वो उतना क्योंकि कई बार सर बहुत इमरजेंसी काम आता हाँ, है वो कि ठीक है, आपको बिल्कुल दिन रात करना लग के चाहिए, करना करना पड़ता है। अगर इमरजेंसी है तो आपको 24 घंटे काम करिए, बिल्कुल करिए, करना चाहिए, करना चाहिए। मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, संपूर्ण निष्ठा के साथ देना चाहिए। लेकिन वो नियम नहीं बन जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि नीलेश ने कहा कि एक व्यक्ति के कई रूप हैं, उसके कई पहलू हैं, उसके कई धर्म कर्म हैं। उसका एक ऑफिस में तो कर्म है, धर्म है, उसके बाहर के भी तो धर्म है, उसका अपने प्रति भी दायित्व है, परिवार के प्रति भी दायित्व, सामाजिक दायित्व भी है, उनका निर्वहन भी करे। जीवन सिर्फ फाइलों तक सिमटा हुआ नहीं है। और यहाँ पर मतलब एक जगह मैंने सुना था कहीं कि लाइफ और फाइल, कि फाइल तक ही लाइफ सिमट कर ना रह जाए, तो उसके बाहर भी है। अब अगर आप, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आप जिस पद पे हैं या जिस कार्य को कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कर्म की प्रधानता है, कर्तव्य की प्रधानता है, लेकिन उसके बाहर अगर आप अपने मित्रों के साथ बात करके प्रसन्न हैं, अपने बच्चों के साथ बात करके उनको सार्थक विषयों के सार्थक बातें कर रहे हैं, उनको उनके बड़े होने की प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं, उनके प्रश्नों से जूझ रहे हैं, या अपने सामाजिक दायित्व का या राष्ट्रीय दायित्व का पालन कर रहे हैं, धर्म और परंपराओं को अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, तो वो भी राष्ट्र निर्माण में उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए कई पहलू हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति को समग्रता में अपना जीवन जीना चाहिए, और ऑफिस को घर ना बना दे, ऑफिस को जीवन ना बना दे, लेकिन ऑफिस में घर जैसा माहौल रहे, ऑफिस में परिवार जैसा माहौल रहे, ऑफिस में सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा रहेगा, काम भी और बेहतर होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, हम उसी काम को कम समय में ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे सबसे बड़ा मापदंड है, सुबह आप उठें और आपको ऑफिस जाने का मन हो, उसके लिए काम करना चाहिए। हमें जब भी काम करना है तो हमें उत्सुकता हर दिन नई होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को केमिस्ट्री लैब में जाने का मन करता था नहीं, मतलब उसकी केमिस्ट्री अलग है। बिल्कुल। और आखिरी बात, जब मैं इसी बात पे अपनी बात बोलूँगा कि एक सीनियर जब हम हो जाते हैं, जैसे जैसे हम पद में बढ़ते हैं या समय बिताते हैं, हमारा काल बढ़ता जाता है, हमें अपने जूनियर्स, हाउ डू वी ट्रीट अवर जूनियर्स, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर सीनियर को समझना चाहिए। वी शुड ट्रीट देम द वे वी ऑलवेज वांटेड टू बी ट्रीटेड। यस। और मैं अपने लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको अपने बॉस से शिकायत है, उसके तरीके से शिकायत है, तो अनुशासन ये कहता है कि तुम आप उससे कुछ कहिए मत, लेकिन आप वो मत करिए जब आप बॉस बने, तो वो उसको चिन्हित करते रहिए कि ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी अपने बॉस में, तो उससे आप और परिष्कृत होते जाएंगे, और जैसे इवॉल्व होते जाएंगे, जब नए नए पद पे आएंगे, बड़ा रोल लेंगे, तो यू विल बिकम ए कंप्लीट पर्सनैलिटी। तो जूनियर्स के साथ ट्रीटमेंट जो है हर सीनियर को बहुत, आई थिंक, स्नेह भी हो उसमें, और अनुशासन में तो रखे कोई बात नहीं, लेकिन स्नेह का थोड़ा सा प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, जिससे उसको वो पोषित हो सके संस्था में और आगे बढ़ सके। नीलेश सर की बात से एक चीज़ मुझे अभी अचानक से सर जहन में आई। हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते कि वो घर में किन चीज़ों से जूझ रहा है, उसके घर की समस्याएं क्या है। एक कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप, आजकल बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है कि हम एक ऐसे रिश्ते में हैं जो बहुत टॉक्सिक हो चुके हैं। एक अवसाद में एक व्यक्ति घर से ऑलरेडी अवसादग्रस्त होके आ रहा है, बिल्कुल, और एक मार वो हो सकता है, जैसे भी मार, वक्त के थपेड़े की मार, रिश्ते के थपेड़े की मार झेल के आ रहा है,
ऑफिस आ रहा है और ऑफिस में एक मार उसको और लग रही है। एक टीम लीडर के तौर पे आपको अगर कहीं से उसके भाव से, उसके चेहरे से, आजकल तो मैंने देखा सर ट्रेंड शुरू हो जाता है, आप किसी से पूछे कि और क्या हालचाल, उसके कहने से पहले ही आप कह देते बढ़िया सब ठीक। उसके उत्तर की प्रतीक्षा आप नहीं करते। इसका मतलब आप इतने ऑक्यूपाइड हैं कि आपके पास समय नहीं है जानने का कि वो वाकई बढ़िया है या नहीं है। मुझे तो लगता है कि एक अच्छा टीम लीडर वो है जिसको ये पता है कि अगर ये अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहा है तो इसकी वजह क्या है। वजह क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। और वो सिर्फ उस कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें ना करे, कभी कभी उसे बुला के उन विषयों पे भी बात करे जो उससे, जिन परिस्थितियों से वो जूझ रहा है, जिन समस्याओं से उससे बाहर आने में उसकी मदद करे। उसका ये भी काम है, क्योंकि उसका काम तो देखिए, टीम लीडर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीम का हर सदस्य जिस काम को करने के लिए है वो सबसे अच्छे ढंग से काम करता हुआ पूरी टीम को साथ बढ़ाता हुआ, ऊपर उठाता हुआ आगे बढ़े। यही है उस टीम लीडर का काम। और अगर वो सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाने में असमर्थ है और वो उस टीम का हिस्सा है तो टीम को ही नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए टीम लीडर का ये दायित्व है कि वो उस चीज़ को पहचाने, उससे बात करे। अगर उसे किसी भी तरह से सहायता पहुंचा सकता है तो अवश्य पहुंचाए, लेकिन कम से कम उसे अनावश्यक रूप से उसकी समस्या को और न बढ़ाए। ये एक टीम लीडर का प्रमुख दायित्व है। और मुझे लगता है कि आपने बड़ी अच्छी बात की, और इसलिए जो है हम लोगों का दायित्व है कि हम बराबर अपनी टीम के साथ चर्चा करें, उनसे अनौपचारिक चर्चा भी क्योंकि माहौल को हल्का बनाने के लिए अनौपचारिकता बहुत ज़रूरी है। अब उससे आप सिर्फ ऑफिस में ही बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बाहर कहीं सबको साथ में ले जाएं, उनके साथ चाय पिएं, समोसे खाएं, कहीं लंच या डिनर हो, कैलोरी का ध्यान, या उनको सर कह रहे कैलोरी का, एक कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें लोग कविता पढ़ रहे हैं, गाने गा रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं। अगर ये सब होता रहेगा तो माहौल हल्का रहेगा। तो सिर्फ औपचारिकता में न बंधे, अनौपचारिक भी आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है। इस बात को रेखांकित करते हुए मैं ये बात दोहरा रहा हूँ कि अनौपचारिक स्ट्रेस को अगर आपको सही ढंग से मैनेज करना है तो अनौपचारिक होना पड़ेगा। टीम लीडर अगर आपको ज़्यादा इफेक्टिव बनना है तो थोड़ा अनौपचारिक। दर्शकों के लिए बता दें, अनौपचारिक का मतलब है इनफॉर्मल। बस इसकी एक बात में जो मुझे बात याद आई कि लीडरशिप जो है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, लीडरशिप को भी ट्रांजैक्शनल बना दिया। मुझे लगता है जैसा आशुतोष ने बोला कि सच्चा लीडर वही है जिसको पता हो कि अगर वो टीम का हिस्सा है तो किस बैगेज को लेके चल रहा है। तो मुझे लगता है ट्रांजैक्शनल से ज़्यादा इट शुड बी ट्रांसफॉर्मेशनल। मुझे लगता है सर आज की बातचीत में हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे पहलुओं को टच किया, और आई थिंक मुझे जो हम लोगों को जो सुनने वाले लोग हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि आज तक जो एड्रेस नहीं हुआ, जिस पे चर्चा नहीं हुई, वो इस बातचीत में उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिल रहा होगा, बॉसेस को भी और जो उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं उनको भी। इन दोनों लोगों के लिए ये मंथन का विषय होगा जब ये पॉडकास्ट सुनेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमित जी। हम लोगों का तो काम ही है कि केमिस्ट्री को इम्प्रूव करते हैं, उसको लैब में रखने के लिए। हम लोग लैब ग्रोन केमिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस बातचीत को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है और उसके बाद अगला प्रश्न तैयार खड़ा है कि जब इतनी सहज भाव से हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल रहा है तो क्यों ना अगला प्रश्न भी पूछ लिया जाए, तो बिल्कुल बेधड़क और बेझिझक अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिए और कहिए कि सर इस पे भी बात होनी चाहिए, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और हम यही प्रयास करेंगे कि हम उन प्रश्नों का भी उत्तर आप तक पहुंचा पाएँ। हम भी आपस में बात करें, नीलेश सर से बात करें, आशुतोष सर से बात करें, और आप इतने वर्षों की दुविधा में जो जी रहे हैं उसको कम से कम फाइनली उस पर विराम लगे और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिले और उत्तर आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।